अगर आपको इंडियन यूट्यूबर्स को टारगेट करना है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके जो 70 to 80% ऑफ ऑडियंस है वो इंडियन है, तो इसमें आपको शर्मा नहीं चाहिए नाम लेने में डायरेक्ट। बाकी मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट कही, इससे ये लग रहा है कि दैट यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर नॉट स्मार्ट एंड फिट, बट ओनली यू आर स्मार्ट एंड फिट। सो ये थोड़ा सा आपने मतलब गलत कह दिया। इस पर आप, मैं चाहूंगा क्लैरिफिकेशन दें। इंडियन यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे थे वो बेसिकली। सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। ये अपने आप को 13 साल से काउंट करना शुरू करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सो वेलकम अगेन दिव्य। आपने वैसे दिव्य को देखा होगा मेरे चैनल पे पहले। रूबल धनखड़ जी का ब्लड वर्क हमने एनालिसिस किया था, उसमें ये थे। और वैसे तो लोग जानते होंगे इनको, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ये फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, एंड इन्होंने बॉडी बिल्डिंग साइड ऑफ एनाबॉलिक, सॉरी, एनाबॉलिक साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। और बॉडी बिल्डिंग फार्माकोलॉजी में मतलब आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा सिंघा के ब्लड वर्क के ऊपर बात करेंगे। और हम सिंघा को ये नहीं कहेंगे कि सिंघा नेचुरल है या नहीं है, यहाँ बात सिंघा की है ही नहीं। यहाँ बात जो स्मार्ट एंड फिट ने एनालिसिस किया था सिंघा के ऊपर कि क्या वो नेचुरल है, और कैसे ब्लड रिपोर्ट देख के बता सकते हैं कि वन इज नेचुरल और नॉट। तो हम उसके ऊपर बताएंगे कि क्या ब्लड रिपोर्ट सही में साबित करता है कि कोई नेचुरल है, और ब्लड रिपोर्ट को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। So you started off the video by calling me an ass. And on the top of that, you want to debate. सत्विक पांडे, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी सिलेक्टिव विद योर वर्ड्स। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सो थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो कवर करी थी ऑन सिंघास ब्लड वर्क। उसने अपना ब्लड वर्क करवाया था और मैंने अपना असेसमेंट दिया था कि व्हाट आई थिंक के इन ऑर्डर टू प्रूव वेदर ही इज नैडी और नॉट। मेरा अपना असेसमेंट, मेरा इनफैक्ट अपना पर्सनल असेसमेंट ये था कि बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक ब्लड वर्क आई थिंक ही इज नेचुरल। तो आपने जाहिर है ये जो वीडियो बनाई है वो उसको काउंटर करने के लिए बनाई है, क्रिटिक के लिए बनाई है, जाहिर है, अदरवाइज आप ये वीडियो नहीं बनाते। सो क्रिटिक के तौर पे आपने एक फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट है, इनका नाम है दिव्या। बॉडी बिल्डिंग फार्माकोलॉजी को लेके इनको काफी अच्छी नॉलेज है एज पर योर ओपिनियन, और ही इज ए सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट। दिस इज व्हाट यू क्लेम एंड दिस इज व्हाट यू से। अब आपने यहाँ पे ये कहा कि क्या अपने ब्लड वर्क से प्रूव किया जा सकता है कि क्या आप नेचुरल हैं या नहीं है, या इसको एक तरह से मैं रीफ्रेज करूं तो क्या आप फेक आउट कर सकते हो अपने ब्लड वर्क को इन ऑर्डर टू प्रूव योर सेल्फ नैडी। सो दी ऑफ कोर्स आंसर इज यस, यानी यस, आप अपने ब्लड वर्क को प्ले करके, उसको गिमिक करके अपने आप को इनफैक्ट नैडी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर कोई कर सकता है। सो दी आंसर इज नो। क्योंकि देखें, अगर इतना ही आसान होता, खुद जरा कॉमन सेंस से सोचें, अगर इतना ही आसान होता हर ओलंपिक्स में, इनफैक्ट अभी जो रिसेंट ओलंपिक्स हुए उसमें कितने एथलीट्स पकड़े गए हैं। सो अगर इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। सो यस, यू कैन इनफैक्ट प्ले विद योर ब्लड वर्क टू प्रूव योर सेल्फ नैडी, लेकिन उसके लिए ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आपको चाहिए। You know how to play with the stuff, यानी at the end of the day you have to be very proficient in it. So number of points आपने रेस किया, आपके और आपके एक्सपर्ट ने on my assessment। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके उस पर बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट था एस्ट्रोडाइल का, कि जी सिंघा का जो एस्ट्रोडाइल था वो रेफरेंस रेंज से ऊपर था। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि आपने पहली ही वो जो कहते हैं ना दुखती रख, उसी पे आके हाथ रखा है। आई मीन लिटरली वेरी इंप्रेसिव। इनफैक्ट मैंने अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो थे मेरे उसके असेसमेंट पे, मैंने ये चीज कही थी कि यस इंडीड उसका जो ब्लड वर्क है उसमें एस्ट्रोडाइल इज द फैक्टर जो कि डिसप्रोपोर्शनली हाई है। अब ये क्यों हुआ है? इज इट ड्यू टू दी बैड और पुअर हार्मोनल मेटाबॉलिज्म? इज इट ड्यू टू दी समथिंग हैपनिंग एट द अपस्ट्रीम साइड, जिसकी वजह से जो एरोमेटाइजेशन होती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन, उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा एरोमेटाइजेशन हो रही है? या फिर इज देयर एनी फ्रिकन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जो कि हो सकता है फर्दर असेसमेंट के बाद सामने आए? आई मीन देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डन और टू बी एक्सपेक्टेड। एंड आई वाज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि आपके जो एक्सपर्ट हैं, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि देखिए मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपके एक्सपर्ट का है, सो आई वाज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि वो इस चीज पे कोई रोशनी डालेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट डिस्कस एनीथिंग रेलेवेंट टू दैट। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं लोगों को कि उनके जो एक्सपर्ट हैं, सिंघा के जो एस्ट्रोडाइल वैल्यू जो ज्यादा आई थी उस पे उनका कमेंट क्या था। तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स इतने कैसे जा रहे हैं?
क्या यहाँ पे कोई HCG का यूज था? अब कोई बंदा अपने नेटिव स्टेटस को प्रूव करना चाहता है तो ऑफकोर्स ऑन साइकिल तो अपने ब्लड टेस्ट कराएगा नहीं। हो सकता है उसने पीसीटी करके पीसीटी के एंड में या वाइल पीसीटी उसने अपने ब्लड टेस्ट को कराया हो। क्लिनिकल लिटरेचर ऐसा शो करता है, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डाल देंगे, कि HCG जो प्रोमिनेंटली यूज होता है पीसीटी के अंदर, वो टेस्टिस के लीडिंग सेल्स में खुद एरोमेटाइज होता है ईस्ट्रोजन के अंदर। तो क्या ये ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ अमाउंट, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा कि कोई बंदा 12-13-14% बॉडी फैट पे होके इतना ईस्ट्रोजन बना रहा है, क्या ये ईस्ट्रोजन HCG के लीडिंग सेल में कन्वर्जन से आया? क्या ऐसा है? मे बी ऐसा हो सकता है। सो आपने एक लिटरेचर शो किया है जिसकी अगर मैं डेट चेक करूं तो ये इनफैक्ट 1979 का है, यानी अराउंड 40-45 साल पुराना। और ये समझें कि ये एक विट्रो स्टडी है। विट्रो स्टडी समझें कि टेस्ट ट्यूब्स पे की जाती है, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये चूहों पे की गई है। ठीक है, चूहों पे ये स्टडी की गई है, एंड इनफैक्ट किसी हेल्दी एडल्ट मेल पे नहीं की गई। पहली चीज तो सर ये कि वो सिंगा है, चूहा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये, और ये यहां पे मैं क्लैरिफाई कर लूं कि क्या विट्रो स्टडीज या फिर रैट स्टडीज खराब होती हैं, बेकार होती हैं, बकवास होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सार्म्स की बात करें, सो मेजॉरिटी जो स्टडीज की जाती हैं वो इनफैक्ट ह्यूमन से पहले रैट्स पे की जाती है। सो आई एम नॉट सेइंग कि विट्रो या विवो स्टडीज जो हैं वो खराब हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी अफादियत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट यहां पे देखे ये है कि आप मेरे सामने 1970s की एक स्टडी रख रहे हो अपनी बात को वजन, उसको बेस बनाने के लिए। लेकिन देखें, लिटरेचर रिव्यू का तरीका ये होता है कि आप पहले डेटाबेस में चेक करते हो कि बजाय इसके कि मैं 40 साल पुरानी स्टडी रेफर करूं, क्या पिछले 10, 15, 20 सालों में कोई ऐसी स्टडी हुई है जो कि HCG एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और जो कि इनफैक्ट इंसानों पे, क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक कि सिंगा इज अ इंसान। सो क्या ऐसा है कि ऐसी कोई रेलेवेंट स्टडी इंसानों पे हुई है बिफोर जंपिंग ऑन टू द रैट स्टडी, और जो कि रिसेंटली अवेलेबल है? अगर नहीं होती देन दैट केस यस, आप रैट स्टडीज पे डिपेंड करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो व्हाट आई डिड, आई रिसर्च सम स्टफ, और लकीली मुझे एक स्टडी मिली जो कि इनफैक्ट है 2005 की, जो कि इनफैक्ट एक्चुअल ह्यूमंस पे की गई है। और इसमें इन्होंने ये पता करने की कोशिश की है कि सीरम एस्ट्राडाइल पे क्या फर्क पड़ता है आफ्टर अ सिंगल डोज ऑफ HCG एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके रिजल्ट्स ये कहते हैं कि जब आप HCG की डोजेज या फिर उसको एडमिनिस्टर करते हैं अपनी बॉडी में, सो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी में जो E2 एस्ट्राडाइल लेवल्स होते हैं वो पीक आउट कर जाते हैं, यानी वो पीक पे पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से 72 घंटे बाद HCG की एडमिनिस्ट्रेशन के आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक कर जाते हैं, जो कि इनफैक्ट इस स्टडी की कंक्लूडिंग लाइन से वाजे है। यहां पे ये कहते हैं कि जी, वी कंक्लूड दैट द इंक्रीज इन सेरम एस्ट्राडाइल, दैट इज E2, 24 hours after a single HCG injection is a useful additional measure of Leydig cell function। यानी कि it actually agrees with your narrative कि हो सकता है कि सौरभ ने HCG को एडमिनिस्टर किया हो, जिसकी वजह से लेटर ऑन उसके जो एस्ट्राडाइल लेवल्स हैं वो एलिवेट कर गए हो। यानी it is actually in conjunction in line with what you said। लेकिन यहां पे एक चीज है कि इस स्टडी के हिसाब से 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी अगर उसने 24 घंटे के अंदर अंदर उस चीज को यूज किया होगा तो उसका इंपैक्ट उसके ब्लड वर्क पे पड़ा होगा। लेकिन यहां पे एक चीज सोचने की है, एंड दैट इज, जिस बंदे को अपने आप को फेक नैडी प्रूफ करना है और इनफैक्ट उसको अगले 24 घंटे बाद अपना ब्लड वर्क करवाना है, तो क्या वो ऐसी गलती करेगा कि अपने ब्लड वर्क से इनफैक्ट 24 घंटे पहले HCG को एडमिनिस्टर करेगा? बेसिक कॉमन सेंस। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि you guys tried to pick, in fact cherry picked literature, यानी जहां पे आपके पास ह्यूमन डाटा या ह्यूमन पब्लिकेशन मौजूद थी जो कि इनफैक्ट इंसानों पे हुई थी, एडल्ट्स पे हुई थी, आपने उसको रेफर नहीं करा, जो कि इनफैक्ट 2005 की ही स्टडी मौजूद है, एंड यू एक्चुअली चेरी पिक्ड 1970s स्टडी जो कि इनफैक्ट रैट्स पे हुई। क्योंकि अगर आप ह्यूमंस की बात करेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन आएगा कि ऑफ कोर्स 24 घंटे पहले अपने ब्लड वर्क से कौन यूज करेगा। सो अपेरेंटली इट लुक्स लाइक यू हैव चेरी पिक्ड एन ओल्डर वर्जन जो कि इनफैक्ट रैट्स पे किया गया था, और ह्यूमन वाली जो स्टडी थी आपने वो इनफैक्ट यहां पे कंसिडर नहीं की। इनफैक्ट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज, ये जो ह्यूमन स्टडी मैंने आपके सामने रखी है ये हुई थी ऑन हाइपोगोनैडल मैन, यानी वो लोग जो कि क्लिनिकली प्रूवन है टू बी हाइपोगोनैडल। क्या मतलब? यानी वो लोग जिनका टोटल टेस्टोस्टेरोन ऑन अ पीस ऑफ पेपर लेस देन
300 in some references, less than 200, less than 240, less than 250 आया हो, वो क्लिनिकली प्रूवन हाइपोगोनाडल होता है। जबकि सिंगा के केस में उसका जो ब्लड वर्क आया था टोटल टेस्टोस्टेरोन, वो कितना आया था? It was more than in fact 500 nanograms per deciliter. So apparently it looks like indeed you guys have cherry picked study just to favor your narrative. लेकिन again at the end of the day सवाल वही है कि क्या उसका जो एस्ट्रोडाइल लेवल था क्या वो ज्यादा था? So the answer is yes, of course. और इस पे फर्दर एनालिसिस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने सौरभ से पूछा था कि क्या तुमने पास्ट में कभी अपना एस्ट्रोडाइल या एस्ट्रोजन चेक करवाए, बिकॉज हो सकता है जेनेटिकली वो उसको कैरी करते हुए आ रहा हो बेस लाइन से, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसके पास कोई बेस लाइन वैल्यू नहीं थी टू स्टार्ट विद, तो हम यहाँ पे कोई फर्दर कमेंट नहीं कर सकते। अलबत्ता एक चीज है जो कि आप कॉमन सेंस के तौर पे सोच सकते हो कि एक बंदा जिसको अपने ब्लड वर्क को फेक आउट करना है, जो कि इनफैक्ट अपेरेंटली अपना पूरा जो ब्लड वर्क है वो फेक आउट करके बैठा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एआईज यानी कि एरोमेटेज इनहिबिटर्स को यूज करना भूल जाए या इसमें वो चुप कर जाए? यानी अगर उसका मकसद, उसका मोटिव फेक आउट करना ही था, तो एस्ट्रोजन, इनफैक्ट एस्ट्रोडाइल, जो कि आप ब्लड वर्क में पहले या दूसरे रैंक पे देखते हो जस्ट टू फिगर आउट अगले ने कितना माल लिया हुआ है, इतनी बड़ी गलती वो कर देगा इफ द मेन सो कॉल्ड मोटिव इज टू फेक आउट द ब्लड वर्क। हाँ, तो दिव्य आप अगला पॉइंट बताते हैं एसएचबीजी वाला। अब एसएचबीजी का जो प्रोडक्शन है वो लिवर में होता है और ईस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है एसएचबीजी के प्रोडक्शन में। अगर ईस्ट्रोजन के लेवल्स अच्छे हैं तो एसएचबीजी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे हम सिंगा का देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा है। रेफरेंस रेंज में भी अगर आप इसके रिपोर्ट में देखें तो रेफरेंस रेंज कम है और उसकी जो एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो रेफरेंस रेंज के बाहर हैं। और अगर इसको देखा जाए एक बॉडी 13-14% बॉडी फैट वाले बंदे के हिसाब से, उसके हिसाब से तो अच्छे खासे ज्यादा है एस्ट्रोजन के अमाउंट। और एसएचबीजी के लेवल्स यहाँ पे उदर भाई ने बता दिया कि ठीक है, मतलब मैं भी इसको ठीक मान लेता। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल 30-40 के आसपास होता तो मान लेता कि मैं हाँ ये ठीक है, लेकिन ईस्ट्रोजन आपका 70 टच कर रहा है और आपके एसएचबीजीज के लेवल्स जो हैं वो 20s में हैं। उसके हिसाब से एसएचबीजीज के लेवल्स लो हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन डायरेक्टली इंड्यूस कर रहा है एसएचबीजीज के प्रोडक्शन को लिवर में। इसलिए और ऐसे और मे बी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एसएचबीजीज आपके लो गए हो क्योंकि आपने कोई ओरल्स यूज किया है और ओरल्स यूज करने से ऑफ कोर्स एसएचबीजी हो जाते हैं, व्हिच कुड बी अ पॉसिबिलिटी। दिव्या, मेरे बच्चे, क्या आपको यूनिवर्सिटी में किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि एंड्रोजेंस, गौर से सुनना, एंड्रोजेंस हैव ए मच हायर बाइंडिंग एफिनिटी फॉर एसएचबीजी देन एस्ट्रोडाइल? क्या आपको बड़ों ने ये नहीं सिखाया, आपके प्रोफेसर्स ने आपको ये नहीं बताया कि जब आप बात करते हो एंड्रोजन जैसे कि DHT has 5 times more binding affinity for SHBG than testosterone. In fact, testosterone itself is an androgen. In fact, testosterone, which is again an androgen, this has more binding affinity or in fact higher binding affinity for SHBG than estradiol. In fact, बहुत सा literature ये भी कहता है कि DHT, which is again an androgen, it has about 20 times higher binding affinity for SHBG than estradiol. So how on earth तुम compare कैसे कर रहे हो यार? I mean, this is like basic learning, basic pharmacology या basic endocrinology. If you literally don't know this, how on earth are you literally commenting on that freaking stuff? In fact, जब आप adult males की बात करते हैं, so उनका जो टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है उसका 50%, कितना, अराउंड 50% वो एसएचबीजी से बाउंड हो जाता है। जबकि जब आप विमेन की, एडल्ट फीमेल्स की बात करते हैं तो उस केस में एस्ट्रोडाइल, विच इज ए डोमिनेंट हार्मोन, सो जो एस्ट्रोजन या जो एस्ट्रोडाइल होता है अराउंड 50% वो एसएचबीजी का हिस्सा बन जाता है। आई मीन दिस इज लाइक अ बेसिक फ्रीकिंग थिंग। हाँ, अगर आपकी बात वैलिड किस केस में होगी, जब आप सौरभ को कंसिडर करो एज फीमेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेल है। सो यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, आपने तो बैठे बैठे सिंगा को लड़की बना दिया। इनफैक्ट अगर आपको कोई डाउट है, आई डोंट नो कितना आपका एक्सपीरियंस है ब्लड वर्क में, लेकिन जब आप ब्लड वर्क देखते हैं, स्पेशली जब आप एक तरफ कंपेयर करें एंड्रोजेंस वर्सेस एस्ट्रोजेंस को, तो एंड्रोजेंस में लेट्स से फ्री टेस्टोस्टेरोन जस्ट लाइक फ्री डीएचटी, जब आप एक तरफ फ्री डीएचटी देखो मेल में, ठीक है, और उसके साथ साथ फ्री टेस्टोस्टेरोन, दूसरी तरफ आप देखो फ्री एस्ट्रोडाइल, फ्री एस्ट्रोजन, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो फ्री एंड्रोजन है वो ज्यादा
ये समझे कि वो लेस बायो अवेलेबल होगा। वाई? बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा SHBG से बाउंड हो जाता है। वर्सेस आप जब एस्ट्रोजन की साइड पे देखोगे, दैट इज एट द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि फ्री एस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो ज्यादा बायो अवेलेबल होते हैं in case of specifically adult males. Why? Because they are less bound with SHBG. So this is like basic foundation or fundamental learning that you need to have. I mean, how on earth are you literally commenting? मैं आपको literally ऐसे blood work दिखा सकता हूं जहां पे SHBG level was over 100. I'm telling 100. जबकि estradiol level was close to single digits, just like 10, 11, 12, just like मेनोपॉज के भी बाद यानी पोस्ट मेनोपॉजल रेंज में वो होता है। I can show you that blood work. So I'm sorry, that assessment of yours, yes, it can be relevant to a female, but unfortunately not for a male. अच्छा, फिर आपने कहा कि जी उसने कुछ ओरल्स यूज किए होंगे बिकॉज उसकी SHBG वैल्यू लेस आ रही है। पहली चीज तो सर, जब आप ओरल्स यूज करते हैं वो सिर्फ एक चीज पे इंपैक्ट नहीं डालता आपके ब्लड वर्क में। यस, आपके SHBG लो होते हैं एज लो एज सिंगल डिजिट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन वो भी लो हो जाता है, आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। सो यस, देयर कैन बी लाइक नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो कि लो होते हैं, और इनफैक्ट टोटल टेस्टोस्टेरोन भी इतना लो होता है कि आप अनफॉर्चुनेटली हाइपोगोनाडल रेंज में आ जाते हैं। लेकिन जब मैं सौरभ की बात करता हूं, उसका ओवर 500 था, विच इज क्लिनिकली इट इज फ्रिकन नॉर्मल। सो आई वुड से के दिस इज नथिंग बट इनएक्सपीरियंस, लिटरली दिस इज इनएक्सपीरियंस। मेरे कुछ जानने वाले कुछ क्लाइंट्स भी हैं, वो लाइक 300-350 mg टेस्टोस्टेरोन पे अपने LDL को 80s 90s में बहुत इजीली रख देते हैं। उजैर भाई ने सिंघा के LDL लेवल्स पे टच ही नहीं किया, बात ही नहीं करी, जो कि रेफरेंस रेंज के थोड़ा बाहर था, 102। और लाइक इनहैंस TRT वाले बंदे लाइक जो 300, 350, 400 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हैं, वो अपने LDL को 80-90 रख लेते हैं। तरीका है रखने का, अगर आप अच्छे कोच के पास हो तो। सिंघा 100+ जा रहा है, क्या यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ था? माइट बी अ पॉसिबिलिटी। दिव्या, क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपना नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा ठीक करें। पहली चीज तो TRT, आपने कहा 400 mg TRT होती है। पहली चीज तो सर, 400 mg टेस्टोस्टेरोन TRT नहीं होती। इट इज अ प्रॉपर डोज, इट इज अ प्रॉपर फ्रिकन साइकिल। TRT होती है 70, 80, 100 mg, 125 बहुत हुआ 150 mg, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाट द हैक इज इनहेंस TRT? इनहेंस TRT क्या होता है? एक बंदा जो कि इनफैक्ट 50 mg की TRT पे भी होगा वो इनहेंस्ड है, 500 पे होगा वो भी इनहेंस्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप LDL की बात करते हैं, सो आई थिंक यू गाइज वर इन अ लॉट ऑफ हरी। आप लोग शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी में थे, एंड दैट इज वाई आपने ठीक तरीके से रिसर्च नहीं की। क्योंकि अगर आपने ठीक से लैब रिपोर्ट पढ़ी होती, सो लेस देन 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इज इनफैक्ट ऑप्टिमल, जो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जबकि इसी के नीचे मेंशन है कि 100 to 129 इज नियर और अबव ऑप्टिमल, जबकि आपके हिसाब से 102 जो कि सौरभ का LDL आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा से मुराद वो बॉर्डर लाइन की तरफ है। जबकि अगर आप एक्चुअल में रेफरेंस रेंज इसी रिपोर्ट में देखें, सो द बॉर्डर लाइन वैल्यू स्टार्ट्स एट 130 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। इवन अगर आप लैब कॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रेफरेंस रेंजेस देखते हैं तो बॉर्डर लाइन वैल्यू शुरू होती है, इनफैक्ट बॉर्डर लाइन हाई वैल्यू शुरू होती है 130 एंड ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपके सामने 2017 का एक लिटरेचर शेयर कर रहा हूं ऑन हाई कोलेस्ट्रॉल, और यहां मेंशन है द फॉलोइंग लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड इन हेल्दी पीपल। और यहां पे भी आप देखते हो तो LDL लेवल्स बिलो 130 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ये हेल्दी में ही आता है। एक और लिटरेचर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि इनफैक्ट इसी साल 2021 का है। यहां पे भी बॉर्डर लाइन हाई LDL स्टार्ट होता है 130 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से। एंड व्हाई वुड आई बी वरिड, स्पेशली जब ऑप्टिमम वैल्यू लेस देन 100 है और सौरभ का लेवल 102 आया, which is not even borderline high, just like 130s, 140s, 150s. So why on earth will I be worried? Yes, I would be worried अगर उसका LDL let's say 120s, 30s, 40s आता, इनफैक्ट 100 से ऊपर आता, लेकिन नॉट ओनली दिस, उसका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो लेट्स से 200 से ऊपर आता, ट्राइग्लिसराइड उसके बिल्कुल आउट होते, या फिर उसका जो SGL था लेट्स से वो 20-30s में आता। इन दैट केस यस, आई वुड हैव बीन वरिड। इनफैक्ट LDL या ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लाइफस्टाइल और डाइटरी इनपुट से काफी हद तक मैनेज हो जाता है। बट जब आप HDL की बात करते हैं, इवन इफ यू आर ऑन लो डोजेस, इट इज लाइक वेरी मच डिफिकल्ट कि आप उसको 55 या क्लोज 60s के रखें। और मजे की बात यह कि आप लोगों ने पूरे लिपिड पैनल में
उसको डिस्कस ही नहीं करा, स्पेशली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इनफैक्ट टोटल कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशियो वाज क्लोज टू 3, विच इज अगेन प्रीटी इंप्रेसिव। सो आप लोगों ने इनफैक्ट उस पर बात ही नहीं करी। आपने अगर कोई चीज पकड़ी सो दैट वाज एलडीएल, जो कि ऐसा भी नहीं था कि अगर 100 वाज द ऑप्टिमम तो वो 130 140 पे हो। दैट वाज लाइक just 2 units over. So again, not only you cherry picked literature, but again, at the other side of the equation, you also cherry picked numbers. और मजे की बात ये कि वो जो चेरी पिकिंग आपने इन टर्म्स ऑफ लैब वर्क या जो लैब रिपोर्ट नंबर्स पकड़े भी, इवन वो भी बॉर्डर लाइन हाई नहीं थे। वीडियो में उजैर भाई ने एक जगह बोला कि वेयर वर एशियन यूट्यूबर्स, उनमें से कोई सामने क्यों नहीं आया सिंघा का ब्लड वर्क एनालिसिस करने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा उजैर भाई, आप किन एशियन यूट्यूबर की बात कर रहे हैं? कोई फिटनेस यूट्यूबर बांग्लादेश से, आपके चाइना से, नेपाल से, भूटान से, कहाँ से, मतलब कौन से एशियन यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा खुल के बताइए। अगर आपको इंडियन यूट्यूबर्स को टारगेट करना है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके जो 70 to 80% ऑफ ऑडियंस है वो इंडियन है, तो इसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए नाम लेने में डायरेक्ट। बाकी मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट कही, इससे ये लग रहा है कि दैट यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर नॉट स्मार्ट एंड फिट, बट ओनली यू आर स्मार्ट एंड फिट। सो ये थोड़ा सा आपने मतलब गलत कह दिया। इस पर आप, मैं चाहूंगा क्लैरिफिकेशन दें। इंडियन यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे थे वो बेसिकली। हाँ। सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। No dude, you're not representing India. You are in fact representing a bunch of clowns जिन्होंने वीडियो बनाने से पहले रिसर्च नहीं करी और वीडियो शूट कर दी बिकॉज उन्हें किसी चीज की जल्दी थी। You represent the group of overconfidence people जिनको लगता है कि सोशल मीडिया पे आगे 2-4 स्टडीज चिपका दो एंड दैट इज इट, लोग आप पे यकीन करने लगेंगे, लोग आपको पढ़ा लिखा समझने लगेंगे। You represent a bunch of ignorant people जिन्होंने वीडियो बनाने से पहले इनफैक्ट ब्लड वर्क पे जो वैल्यूज, जो रेफरेंस रेंजेस मौजूद थी उसको भी इनफैक्ट गौर से नहीं पढ़ा। एंड देन यू से कि यू रिप्रेजेंट इंडिया। आई मीन, अच्छा फिर उस पर आप कहते हो कि जी एशियन यूट्यूबर्स वाली बात के जी मैं एशिया की बात क्यों करता हूँ, स्पेसिफिकली नाम लेके क्यों नहीं करता। पहली चीज तो सर, एशियन यूट्यूबर सारी दुनिया में बदनाम है। क्यों बदनाम है? बिकॉज हाइट, पीसीओएस, कैंसर, कोई मसला हो 4 दिन में फक्की खा के मसला खत्म। इन सब चीजों की वजह से ये चीज न सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हर जगह ये चीजें होती हैं। सो मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये कि मैं थोड़ा सा बड़ा सोचता हूँ। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली कंट्री स्पेसिफिक होके नहीं सोचता कि जी इंडिया, पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ बिगर थिंकिंग विद अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ योर थिंकिंग। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लिव एट पीस एंड हैप्पीली। जब मैं सौरभ की बात करता हूं तो इसका LH और FSH दे बोथ आर इन रेंज। हाँ, इसमें सिंघा का जो LH और FSH के लेवल्स हैं दैट क्लियरली शोज कि वो किसी भी तरीके के साइकिल पे अभी प्रेजेंटली जिस दिन टेस्ट हुआ है उस दिन नहीं है, और लाइक 1 हफ्ते 10 दिन पहले भी वो किसी भी तरीके के किसी भी एंड्रोजन, किसी भी स्टेरॉइड पे नहीं है। वरना LH और FSH के ये लेवल्स कभी भी नहीं आते। एंड्रोजन के अंदर जाते ही, एक्सटर्नल हार्मोन्स के अंदर जाते ही LH और FSH सप्रेस होते हैं। तो इसमें लेकिन एक कैच रह गया इसमें जो उजैर भाई ने मिस कर दिया। LH के लेवल्स तो प्रॉपर्ली नॉर्मल आ गए, मे बी एक अच्छी पीसीटी के बाद LH के लेवल्स रिकवर कर गए, लेकिन FSH में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी। FSH के साथ क्या होता है, FSH एक बार जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो लाइक 12-13 के एज में, FSH हाई जाता है 8 के आसपास, 7-8 के आसपास, और फिर वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रो करता है, आपकी टेस्टिस को ग्रो करता है। और जब ये सारी ग्रोथ हो जाती है पूरी तरीके से लाइक 18-19 के एज तक, उसके बाद आपके FSH के लेवल्स 4-4.5 के आसपास आगे रुक जाते हैं। लेकिन सिंघा का जो FSH का लेवल है वो 2 हायर 2.7 या 2.8 आया है। तो क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? मे बी हो सकती है ऑफ कोर्स, ये पीसीटी करी गई हो और FSH के लेवल्स जो हैं वो रिकवर करके 3.5-4 तक नहीं पहुंच पाए हो, 2.8 के आसपास से रुक गए हो। तो ऐसा हो सकता है। और ऑफ कोर्स किसी नेचुरल बंदे का भी जो बिल्कुल नेचुरल है, ही इज कंप्लीटली हैज नेवर यूज्ड एनीथिंग, ही कैन आल्सो अचीव अ लेवल ऑफ उसके भी लेवल्स 2.83 हो सकते हैं। सत्विक पांडे कहां से उठा के लाए उस लौंडे को? अमीन, मैंने वीडियो में कहा कि भाई इसका LH और FSH रेफरेंस रेंजेस में है, यानी वो नॉर्मल है। आपका लड़का पहले कहता है कि जी उसका LH ठीक है, यानी ब्लड वर्क से कुछ दिन पहले उसने कुछ यूज बजाहिर नहीं किया, यानी वो नॉर्मल है। फिर वो आता है कि जी FSH जो है वो 4 या 4.5 के बीच होना चाहिए था, और सिंघा का है 2.8। फिर वो खुद ही कहता है कि नहीं, एक नॉर्मल आदमी का 2.8 होता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर एक्चुअली अग्रीइंग विद मी। सो ये वीडियो तुम लोगों ने आखिर बनाई क्यों है? सिर्फ एस्ट्रोडाइल के लिए? तुम लोगों ने लिपिड पैनल पे बात नहीं करी, टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, किसी चीज पे बात नहीं करी। SHBG में भी तुम लोग इधर उधर होते रहे। एंड नाउ जब टाइम आया है बहस करने का, डिबेट करने का, सो यू आर एक्चुअली अग्रीइंग विद व्हाट आई एक्चुअली सेड।
I mean, why on earth you have made this freaking 27 minutes video? ये काउंटर वीडियो है या कोई टाइम पास है? सत्विक, डू यू इवन नो द रूल्स ऑफ काउंटरिंग अ वीडियो? यानी अगर मैंने कहा कि दिन है, अगर आप उसे काउंटर कर रहे हो तो आप कहते हो नहीं रात है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं रात है लेकिन दिन भी हो सकती है. So you not only cherry picked literature, you not only cherry picked numbers from the lab report, आप लोगों ने इनफैक्ट लैब रिपोर्ट सही से पढ़ी भी नहीं, and now you are in fact on the fence. कभी आप इस तरफ खेल रहे हो, कभी इस तरफ. इनफैक्ट दिव्या मेरी तरफ है या तुम्हारी तरफ है. इनफैक्ट on gonadotropins he is actually agreeing with me. हाँ, तो उजैर भाई ने कहा था एक टेस्ट है GCC IRMS करके शायद, इट विल पिक मेटाबोलाइट्स लाइक दैट. लोगों ने कुछ लिया होगा तो यूं चुटकी बजाकर उन्होंने कहा था यूं वो पिक कर लेगा. तो उसके बारे में आपका क्या कहना था? पूरी मतलब जो लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स समझते हैं, वो जानते हैं कि ये टॉप 10 ओलंपियंस जो हैं 90 एटलीस्ट 90% जो टॉप 10 ओलंपियंस हैं जो ओलंपिक्स में टॉप 10 के रेंज में रहते हैं, वो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, स्टेरॉइड्स सब कुछ यूज करते हैं और बहुत इजीली अपने ब्लड टेस्ट को, जो बहुत से मुश्किल टेस्ट होती हैं, उनको बहुत इजीली फेक आउट कर देते हैं. और जितना मुश्किल बता रहे हैं ये कि इतना मुश्किल है इसको फेक आउट करना, मतलब आपके रोनाल्डो जो है उसकी टीम का कोई डॉक्टर होगा वही फेक आउट करा सकता है, ऐसा नहीं है. आप बताइए किसका फेक आउट करा, मैं फेक आउट करा के दूंगा ड्रग्स यूज करा के. मैंने क्या कहा था शुरू में? बी वेरी कॉशियस विद योर फ्रिकिन वर्ड्स. यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से आई थिंक आपके नीरज चोपड़ा ने जीता था एक ओलंपिक गोल्ड मेडल. सो इस हिसाब से तो उन्होंने भी फिर पीडीज यूज किए होंगे. यानी इस हिसाब से आप अपने खुद के ओलंपिक चैंपियन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो. दिव्या, आपके पास इस वक्त ना प्रॉपर एजुकेशन है, ना एक्सपीरियंस है, ना एक्सपोजर है, ना आपने इनफैक्ट ब्लड वर्क ठीक तरीके से पढ़ी, ना आपने लिटरेचर रिव्यू ठीक तरीके से पढ़ा. आपने इनफैक्ट चेरी पिकिंग करी. इनफैक्ट यू ट्राइड टू बी ऑन द फेंस, यू ट्राइड टू पिक वन साइड एंड देन द अदर साइड. इनफैक्ट यू गाइज वर लिटरली कंफ्यूज्ड. एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जब एक लिटरली बेसिक MBBS डिग्री भी नहीं है, इस प्रोफाइल पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मुझे बताओ ओलंपिक्स में किसको क्लियर कराना है, मैं करा के दूंगा. और इस स्टेटमेंट के साथ कि जी टॉप 10 जो एथलीट्स होते हैं, विच मीन्स गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज विनर, वो सारे के सारे पीडीएस पे होते हैं. यस, आई कैन पार्शली अग्री विद दैट, लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना ये सिर्फ और सिर्फ आपका इनएक्सपीरियंस और बचकाना हरकत शो कर रहा है. इट मीन्स यू हैव नो फ्रिकन एक्सपोजर. इनफैक्ट दिस एक्चुअली एक्सपोजेज योर ओन क्रेडिबिलिटी. मतलब मजाक समझ रहे हो क्या यार? हिस्ट्री उठा के देख लो, कितने ऐसे ओलंपिक्स हुए हैं कि जिसमें एथलीट्स नहीं पकड़े गए. आपको लगता है चाइना या रशिया के पास अच्छे फार्माकोलॉजिस्ट नहीं है, स्टेरॉइड एक्सपर्ट्स नहीं है? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड यू आर द ओनली वन. और हम इंडियन यूट्यूबर्स ने डिकोड कर लिया इसको. हाँ, और शोएब अख्तर पकड़े क्यों गए? क्योंकि मतलब ही डिडंट न्यू हाउ टू डू दिस. अगर उन्हें इतना Of मालूम course, है of तो वो course. भी नहीं पकड़े जाते. हाँ, पाकिस्तान में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इसकी, मतलब थोड़े मतलब अच्छे कोचेस जो फेक आउट करा सकें. आप देखना चाहिए, शोएब से बात करनी चाहिए. सो यू स्टार्टेड ऑफ द वीडियो बाय कॉलिंग मी एन एस. उसके बाद आप आते हैं एस्ट्रोडाइल पे. एस्ट्रोडाइल पे यू एक्चुअली चेरी पिक्ड स्टडी. फिर आप आते हैं SHBG पे. वहां पे आपने कहा कि जी उसने ओरल्स यूज किए होंगे. फिर आप FSH पे आए. FSH पे यू वर लिटरली वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. इनफैक्ट बहुत सारे बायोमार्कर जो सिंगा के बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थे, या तो आपने उसको टच ही नहीं करा या फिर उसमें से चेरी पिकिंग करी नंबर्स की, जस्ट लाइक LDL. इनफैक्ट इफ्स, बट्स एंड मेबीज में डाल के एस्ट्रोडाइल के केस में आपने कहा उसने हो सकता है HCG यूज किया या फिर ओरल्स यूज किए हो फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ SHBG इन योर पर्सनल ओपिनियन. यानी चले मैं आपकी ये बात मान लेता हूं कि भाई उसने एक बहुत ही अच्छा कोच, ठीक है, वो हायर किया होगा और अपना पूरा का पूरा ब्लड वर्क फेक आउट कर दिया. ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं सत्विक और दिव्या के सामने इनफैक्ट उनके साथ जाके खड़ा हो जाता हूं. मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, उसने इतना जबरदस्त कोच हायर किया जिसने उसको सारा का सारा ब्लड वर्क प्रूफ करवा दिया कि भाई वो फेक नाइडी है. लेकिन व्हाट अबाउट एस्ट्रोडाइल? यानी एस्ट्रोडाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन जिसके लिए AIs दिए जाते हैं जस्ट टू कवर दैट फ्रिकिंग स्टफ अप. यानी सारी चीजें उसने क्लियर करवा ली. इतना बड़ा फैक्टर एस्ट्रोडाइल वो उसने छोड़ दिया. कैसा कोच था ये कि जो LH FSH जैसी चीजें जो कि इतनी बारीकियां होती हैं हर किसी को नहीं पता होता, वो उसने क्लियर करा दिया, लेकिन एस्ट्रोडाइल नहीं करा पाया. यानी दिस इज इनफैक्ट योर बेसिक असेसमेंट इज, यानी इनफैक्ट अगर मैं इसका बेसिक नक्शा खींचूं, इसकी अगर मैं एक बेसिक तस्वीर उतारूं, सो आप ये कहना चाह रहे हो कि जी एक चोर है, वो जाता है चोरी करने एक घर पे,
वहां पे सेल फोन चोरी कर लिए, लैपटॉप्स ले लिए जी, सोफे उठा लिए, ट्राइपॉड उठा लिया, पीछे बेड उठा लिया, अलमारियां उठा ली, सब उठा के ले गया अगर, लेकिन कोई चीज छोड़ दी तो वो थी ज्वेलरी। यानी दिस इज व्हाट योर बेसिक असेसमेंट इज। यानी सारा का सारा ब्लड वर्क उसने क्लियर करवा लिया, एक्सेप्ट एस्ट्रोडाइल जो कि फॉरन पिकअप लोग कर लेते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू असेसिंग ब्लड वर्क। आप लोग का जो पूरा का पूरा असेसमेंट था, अगर मैं उसको चंद लम्हों में, चंद सेकंड्स में अगर समराइज करूं, इनफैक्ट मैं नहीं करूंगा, आप लोगों ने इनफैक्ट अपनी वीडियो में खुद किया है। जस्ट वॉच दिस आउट। और दैट यहाँ इज पे वन पॉसिबिलिटी, बट यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिंघा ने किया ही होगा। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है। ऑफ कोर्स SHBG हो जाते हैं, विच कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अगेन अ पॉसिबिलिटी। यस, ऑफ कोर्स अ पॉसिबिलिटी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। क्या यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ था? माइट बी अ पॉसिबिलिटी। 2.7 या 2.8 आया है, तो क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? मे बी हो सकती है, ऑफ कोर्स। इफ्स, बट्स एंड मेबीज, इफ्स, बट्स एंड मेबीज। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। यानी आप इस वीडियो में लोगों को एजुकेट करने आए थे या लिटरली कंफ्यूज करने आए थे? यानी अगर एक बंदे का कल को नॉर्मल SHBG आए, अगर वो आपकी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए जो आप क्लेम करते हैं वो थी, सो वो तो लिटरली कंफ्यूज होकर निकलेगा। अगर उसका लिपिड पैनल ठीक होगा, ठीक होते हुए भी गलती से अगर आपकी वीडियो यूट्यूब पे फीचर हो गई या फिर उसको रिकमेंडेशंस पे आ गई, वो बेचारा तो गरीब गया। सो यू गाइज वर लिटरली देयर टू कंफ्यूज द फ्रिकन ऑडियंस। और जाते जाते आखिर में आपने वही किया जो कि मैं लिटरली कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। दैट इज हिंदुस्तान पाकिस्तान कार्ड। कहीं ना कहीं आपने सो कॉल्ड दिखाई दी, और इस सब के बाद एट द एंड ऑफ द डे सीना ठोक के आप लोग प्राउडली कहते हो कि वी रिप्रेजेंट इंडिया, एंड दिस इज लिटरली हाउ यू वांट टू बिकम पॉपुलर। मैं दुआ करूंगा कि आप पॉपुलर हो जाएं। जाते जाते सत्विक पांडे, सिर्फ एक चीज अपने दिल पे हाथ रख के, एक सवाल है मेरा, उसका दिल पे हाथ रख के जवाब देना ईमानदारी से। CCLLP क्या होता है? कैमरा एंगल, कैमरा लाइटिंग, लो बॉडी फैट परसेंटेज, लाइटिंग और पंप।